गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी में हमने प्रीवियस टॉपिक्स क्लियर हो गए थे 4। अब 5th टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, या जिसका एक इस नेम से भी क्वेश्चन आता है। और इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया में हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 आई थी। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 आई थी, तो उसके बारे में पूरी हमें एक्सप्लेन, कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है और कभी कभी इस टाइप से भी आता है, एक्सप्लेन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, या केस स्टडी आती है तो इसके अकॉर्डिंग आती है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। सो इससे आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका होता है, इसके न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया को 3 पार्ट्स में पॉलिसी में, इस पॉलिसी के अंदर 3 पार्ट्स थे। एक तो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन को हम स्टडी करते हैं तो 3 मेजर कंपोनेंट में या एलिमेंट्स में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी डिवाइड हुई थी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन refers to the end of license, quota, many more restriction and control which were put on industry before 1991। इस पॉलिसी का न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 भी था। तो जो इकोनॉमिक 1991 से पहले जितने भी इंडस्ट्री पे रेस्ट्रिक्शन लगे हुए थे या कोई भी लाइसेंस लेना पड़ता था इंडस्ट्री को खोलने के लिए, कुछ भी जितने भी एक्स्ट्रा बर्डन था इंडस्ट्री के ऊपर से, उस लाइसेंस को रिमूव, उस रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया था। इंडियन कंपनीज गॉट लिबरलाइजेशन इन द फॉलोइंग वेज। इंडियन कंपनीज़ ने, जैसे इंडिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी या कंपनीज़ थी, उन्होंने लिबरलाइजेशन को फॉलो इस वे में किया था। मतलब लिबरलाइजेशन मतलब क्या है, रिमूव हो जाना कोई भी बैरियर्स, ओवरबर्डन बैरियर्स, रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम द इंडस्ट्री। कुछ बैरियर्स तो अभी भी लगे हुए हैं, जैसे कि इंडस्ट्री मतलब है कुछ, लेकिन फॉलो नहीं करते हैं कि जहाँ गंगा हो वहाँ नहीं होनी चाहिए, यमुना हो वहाँ, जिससे वाटर पॉल्यूशन ना हो, या फिर इंडस्ट्री ऐसी डेवलप होनी चाहिए जो शहरों से बहुत दूर हो, बट फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि सब में आज, तो दैट्स वाई इंडस्ट्री फॉलो। लेकिन मेनली जो मोटिव था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 का, वो यही था कि लिबरलाइजेशन हो, इट मीन्स रिमूविंग हो अननेसेसरी ट्रेड रेस्ट्रिक्शन। मतलब जितने भी अननेसेसरी हैं, जिनका यूज़ नहीं है, उतने रेस्ट्रिक्शन हटने चाहिए, और इकोनॉमिक को मोर कॉम्पिटिटिव बनाए, फ्रीडम दें प्रोडक्शन में, एक्सपेंशन में इंडस्ट्रीज़ के। अब जो इंडिया में हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में कंपनी में आए थे, वो ये सब रहते हैं, जैसे रिडक्शन हो टैक्स रेट में, अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी से हटे, लिबरलाइजेशन इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में हो, इजी एंड सिंप्लीफाई प्रोसीजर हो, अट्रैक्ट करने का फॉरेन कैपिटल इन इंडिया, फ्रीडम मूवमेंट हो गुड एंड सर्विसेज का। फ्रीडम हो मूवमेंट में गुड एंड सर्विस मतलब फ्रीली गुड्स को एंड सर्विसेज को मूव कर लें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फ्रीडम हो इन फिक्सिंग प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विस, फ्रीली प्राइस गुड्स एंड सर्विस को, ईजी एंड सिंप्लीफाई प्रोसीजर्स टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल। मतलब फॉरेन कैपिटल अगर हमें लेनी है तो ईजी और सिंप्लीफाई प्रोसीजर हो। लिबरलाइजेशन इन इम्पोर्ट एंड, अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी करना है तो उसमें भी लिबरलाइजेशन हो। रिडक्शन हो टैक्स रेट, जितने भी टैक्स रेट हैं उसमें रिड्यूस हो, अननेसेसरी कंट्रोल हटे ओवर द इकोनॉमी से। तो ये सारे थे लिबरलाइजेशन में। अब आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में इट मीन्स रिमूविंग स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर प्राइवेट सेक्टर, मेकिंग दैम फ्री टू टेक नेसेसरी डिसीजन। मतलब प्राइवेटाइजेशन में ये था, जितनी भी आपकी प्राइवेट कंपनीज वो रजिस्टर्ड हो, मतलब स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया गया था प्राइवेट कंपनी के ऊपर, उन्हें लिमिटेड बनवाया गया था, फ्री टेक नेसेसरी डिसीजन, जिससे वो ये नहीं है कि किसी के ऊपर डिपेंड हो रही है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड हो रही है फिर डिसीजन ले रही, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि बिफोर 1991 से पहले जितनी प्राइवेट कंपनी भी थी उन्हें पहले गवर्नमेंट की, आरबीआई की परमिशन लेने और फिर उसके बाद रन करती थी, बट अब रन लेती अभी भी हैं, बट वो अलग प्रोसीजर हो गया है, फ्री हो गई हैं। फिर भी अपने जो नेसेसरी, मोस्ट नेसेसरी डिसीजन होता है वो कंपनी के सीईओ डिसाइड करके ले लेते हैं। लाइक एज ए रिडक्शन इन नंबर ऑफ रिजर्व पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, इंक्रीज शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनी। मतलब कुछ शेयर्स जितने इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर के थे, अब मिक्स करके कुछ शेयर्स गवर्नमेंट के होते हैं, कुछ प्राइवेट के होते हैं। जैसे 51 शेयर्स प्राइवेट के हैं तो बाकी 49 गवर्नमेंट ने स्पेंड करे किसी भी कंपनी के लिए रजिस्टर करने के लिए। तो ऐसी ही
न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आई थी इन इंडिया में 1991 में, तो ये प्राइवेटाइजेशन में ये सब चीज़ें फॉलो की गई थी कि ग्रेटर रोल प्राइवेट सेक्टर का था, रिड्यूस कर दिया था रोल पब्लिक सेक्टर का। ये नहीं था कि लोग पब्लिक सेक्टर की कंपनी में ही अपना इन्वेस्टमेंट करते थे, अब प्राइवेट सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट होना स्टार्ट हो गया था। जितने प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हुआ था, रिड्यूस हो गए थे नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ के, एंड सेक्टर रिजर्व हो गए थे पब्लिक सेक्टर के लिए। सेल ऑफ सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर्स, जितनी भी सिक्योरिटीज़ थी उन्हें हम सेल कर सकते थे पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर्स में। ये आपकी प्राइवेटाइजेशंस में सारी चीज़ें आती हैं। अब आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन आपका है, ग्लोबलाइजेशन में इन द ग्लोबलाइजेशन फ्री इंटरेक्शन अमंग इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ ट्रेड, फाइनेंस, प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट इस टर्म एज ग्लोबलाइजेशन। मतलब वैश्वीकरण, मतलब ग्लोबली इकोनॉमिक को कनेक्ट करना फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, मतलब एक कंट्री से होल कंट्री में कनेक्ट कर देना इकोनॉमिक को। बीच में हमने देखा था कि मोदी जी जिन्होंने हमारा प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने पूरे इंडिया में वर्ल्ड टूर करा था। तो सब यही कह रहे थे वर्ल्ड टूर क्यों, वो ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट कर रहे थे, वो वैश्वीकरण ही कर रहे थे। मींस अपनी इंडिया की इकनॉमी को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे अदर कंट्री की इकनॉमी से, प्रोजेक्ट लेकर आ रहे थे जिससे प्रोजेक्ट्स उन्हें, मतलब उन्होंने, जब तक बिज़नेस का फर्स्ट रूल है पहले हमें राउंड लेना पड़ता है, पूरा मार्केट की स्टडी करनी पड़ती है। जब तक हम सर्वे नहीं करेंगे, मार्केट की स्टडी नहीं करेंगे, हम कभी भी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट ही नहीं कर सकते। तो वही चीज़ उन्होंने करी हमारे प्राइम मिनिस्टर में, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करा है इन्होंने। जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं ट्रेड से रिलेटेड, फाइनेंस के रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, उन सबको प्रमोट करने के लिए हमें ग्लोबलाइजेशन करना होता है, फ्रॉम वन कंट्री टू इंटरेक्ट करना होता है अनदर कंट्री से, जिससे हमारी इकोनॉमिक डेवलप हो सके। तो ग्लोबलाइजेशन में इंटीग्रेट करता है डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड से, इजी एंट्री होती है फॉरेन कंपनी से, जिससे हमारी फॉरेन कंपनी भी इंडिया में आए, एमएनसीज भी इंडिया में आए, जिससे एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेंगे, साथ में इंडिया की इकोनॉमिक में भी इनकम अर्न होगी। अब ग्लोबलाइजेशन में जो पॉइंट्स मेन आए थे, कुछ फॉलोइंग वेज फॉलो किए गए थे, जैसे डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी, रेजिंग फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन, मींस जब उन्होंने ग्लोबलाइजेशन किया, इंटरेक्ट करा अनदर कंट्री से, तो फॉरेन इक्विटी में पार्टिसिपेशन, लॉन्ग पीरियड ट्रेड पॉलिसी, जितने भी कंपनीज़ की कुछ पॉलिसीज़ होती थी उन्हें लॉन्ग पीरियड के लिए किया गया। बार बार चेंज हो जाती हैं पॉलिसी, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है कंपनीज़ के लिए भी, एम्प्लॉयज़ के लिए भी, एंड मार्केट में जितने कस्टमर्स होते हैं उनके लिए भी। इसलिए लॉन्ग पीरियड के लिए ट्रेड पॉलिसी की गई। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी, बीच में हमने देखा था कुछ डिमोनेटाइजेशन भी किया गया था 16 नवंबर को, नोटबंदी जिसे आप कह सकते हो। तो ये सब चीज़ें भी की गई थी जिससे आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। ये सारी जितनी भी हमने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेट, तो ये सारी चीज़ें स्ट्रैटेजी क्या थी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए। अब एक थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता क्या है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जब हम इकोनॉमिक के बारे में थिंक करते हैं, क्या हमें परचेज़ करना है, क्या सेल करना है, अब इसे दो फैक्टर्स में बांटा गया है, एक माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। हम इसमें ये भी देख सकते हैं, इसे इंटरनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल भी। अब क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। माइक्रो में आपके कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा होते हैं, डिमांड होती है, मार्केट साइज़ होता है, सप्लाई होती है, सप्लायर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चेन होती है। और मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आपके अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, जीडीपी, एक्सचेंज रेट, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। तो आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब आता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन हमने पीछे पढ़ा ही था। ग्लोबलाइजेशन मतलब है वैश्वीकरण, मतलब ग्लोबल रिलेशनशिप बनाना फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, वाइडर कनेक्ट करना फ्रॉम आवर कंट्री टू अनदर कंट्री, उनके कल्चर से, पीपल से, इकोनॉमिक एक्टिविटी से, जो जनरली हेल्प करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन करने में।
ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूशन करना प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज का, रिड्यूस कर देना बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड में मतलब जितने भी लिबरलाइजेशन थे वही चीज़ें वो सबको रिमूव कर देना, बैरियर्स को इंटरनेशनल ट्रेड में, टैरिफ में, एक्सपोर्ट फीस में एंड इम्पोर्ट क्वाटाज। तो इन सब में वैश्वीकरण करना मतलब कनेक्ट करना, अपने बिजनेस को बढ़ाना फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, जिससे आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। सेकंड हमने प्राइवेटाइजेशन पढ़ा था, तो प्राइवेटाइजेशन में ये है ट्रांसफ़र करना ऑनरशिप फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर। पहले सिर्फ गवर्नमेंट का ही सब कुछ होता था, लेकिन थोड़ा सा अब गवर्नमेंट ने शेयर प्राइवेट सेक्टर के भी लेना स्टार्ट कर देते, जैसे बिरला कंपनी हो गई, आपका बिरला ग्रुप हो गया, आपका ये अंबानी ग्रुप हो गया। मतलब अपने कैपिटल भी, मतलब गवर्नमेंट भी कुछ इन्वेस्ट करेगी और कुछ जितने भी बिग बिजनेसमैन हैं मार्केट में आ सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनके पास कैपिटल ज़्यादा है, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट करके अपनी एक पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रांसफ़र करना मैनेजमेंट को, एंटरप्राइजेस को फ्रॉम पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में, ट्रांसफ़र करना गवर्नमेंट एसेट्स को, फंक्शंस को टू प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेटाइजेशन किया गया कुछ कंपनीज़ का, कुछ बैंकों का भी प्राइवेटाइजेशन हुआ, जो लॉस में जा रहे थे उन बैंकों को प्राइवेटाइज कर दिया कि कुछ शेयर्स गवर्नमेंट डालेगी, कुछ एम्प्लॉइज़ परमानेंट होंगे, कुछ प्राइवेटली रखे जाएंगे। तो ये सब चीज़ें एक प्राइवेटाइजेशन के ही पार्ट होंगे। जितने भी आपकी लिमिटेड कंपनी, एलटीडी कंपनी जितने भी कह सकते हैं, या फिर जितनी भी रिलायंस ग्रुप की कंपनी कह सकते हैं, बिरला ग्रुप की कंपनी कह सकते हैं, ये सब आपके प्राइवेटाइजेशन का पार्ट हो जाएंगे। अब आती है लिबरलाइजेशन की बात। लिबरलाइजेशन में हमने स्टडी करी थी कि रिलैक्स करा गवर्नमेंट ने, जितने भी रेस्ट्रिक्शन हो रहे थे हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में, बैरियर्स जितने लगा रखे थे उन सबको रिमूव करा। इसमें हमें रिमूव करी गई टैरिफ पे, सब्सिडीज़ पे, अदर रेस्ट्रिक्शन जो कैश फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में बिटवीन द कंट्रीज़ में आते थे। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ा। लिबरलाइजेशन का कभी कभी डिटेल में आ जाता है केस स्टडी, इसलिए मैंने इसकी बताई है। पॉजिटिव इफेक्ट इसका ये पड़ा कि हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुई प्रोडक्शंस जब हमारे रेस्ट्रिक्शन हटे। यही आपका ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इफेक्ट होंगे। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई, इंक्रीज़ हुई जीडीपी एंड ग्रोथ रेट। नेगेटिव इफेक्ट क्या हुए? इंक्रीज़ हुआ अनएम्प्लॉयमेंट, डिक्रीज़ हुआ टैक्स रिसीव। मतलब जब हमारे रेस्ट्रिक्शन हट गए बहुत सारे, तो बहुत सारी जॉब्स भी इसमें गई और हमारे टैक्स रिसीव भी डिक्रीज़ हुए। अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़। क्या इम्पैक्ट पड़ा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज होने का? जितनी भी हमने गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी उन सबको जब चेंज किया गया तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारी इंडिया की इकोनॉमी पे। एक इसमें डिमोनेटाइजेशन टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो डिमोनेटाइजेशन के से अभी मैंने ना आपको लोगों को पीडीएफ सेंड करी है ना कुछ सेंड करा है। अब मैं केस स्टडीज़ बीच में थोड़ी सी देखूंगी या फिर कुछ क्वेश्चंस असाइनमेंट के भेजूंगी आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर से। तो जब इसके असाइनमेंट्स भेजूंगी तो डिमोनेटाइजेशन वाला टॉपिक तब मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। डिमोनेटाइजेशन मतलब नोटबंदी, जितनी भी आपकी नोटबंदी हुई थी तो उसके पॉजिटिव्स क्या थे, नेगेटिव क्या थे, नोटबंदी क्या थी। तो उसमें ये सब चीज़ें हैं जो आपका 16 नवंबर को 2016 में केस हुआ था, उसकी सारी थोड़ी सी स्टडी है। भेज दूंगी वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट पीडीएफ में, बट जब असाइनमेंट सेंड करूँगी उसके बाद। अब आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर प्रिपेयर कर लिया होगा, उसे अच्छे से लर्न रखिए। कुछ क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन जितने होंगे आप सबके पास वीके सिंगला होगी आई थिंक, उसमें भी कुछ थोड़े से टिक मार्क करवाऊँगी। एंड थोड़े से आपके जितनी केस स्टडी जिस टाइप की आती है 2-2, 3-3 केस स्टडी सेंड होंगी। सो नेक्स्ट वीक की हमारी स्टडी प्लानिंग यही है कि जितनी हमारी चैप्टर्स हो गए हैं उन सब की केस स्टडी से रिगार्डिंग हम स्टडी करेंगे, या जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपको पेज नंबर के साथ वीके सिंगला के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ भेजूंगी, आप वो लर्न करना स्टार्ट करिएगा, जिससे आपका बिजनेस के 3 चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। 7 to 8 मार्क्स के आते हैं बोर्ड में, इट मीन्स आपके 20 मार्क्स का कवर हो गया है।
16 to 20 मार्क्स का आपका कवर हो गया है। अब उसे प्रिपेयर करिए बोर्ड के पर्पज़ से। तो इसलिए अभी आपको नोट्स भेज दिए हैं मैंने, अब मैं आपको असाइनमेंट्स भेजना स्टार्ट करूँगी जिसके ये चैप्टर आपके बहुत स्ट्रांग हो जाएं, जिससे आप बोर्ड में 16 to 17 मार्क्स का मतलब 20 मार्क्स क्या आता है तो अपने अच्छे से 17 to 18 मार्क्स कवर कर लें। इसलिए अच्छे से लर्निंग करिए इस चैप्टर्स की। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या क्या इम्पैक्ट आए थे हमारे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में, बिजनेस में, जब हमारा ग्लोबलाइजेशन इंडस्ट्री को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमने फॉलो करी थी तो उसके इम्पैक्ट क्या पड़े थे। फर्स्ट इम्पैक्ट पड़ा था कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया था, मोर डिमांडिंग हो गए थे कस्टमर्स, कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया था, डिमांडिंग हो गए थे कस्टमर्स। टेक्नोलॉजी में रैपिडली चेंज हो रहे थे, नेसेसरी फॉर चेंजेस, मार्केट ओरिएंटेशन हो गए थे, नीड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, एक्सपोर्ट ऑफ मैटर ऑफ सर्वाइवल। तो सबसे पहला आता है इंक्रीज कंपटीशन, मतलब कंपटीशन बहुत बढ़ गया था मार्केट में। मल्टीनेशनल्स कंपनीज इतनी आ गई थी कि कंपटीशन बहुत हो रहा था इंडियन एंटरप्राइजेज में एंड फॉरेन कि किसकी इकोनॉमिक अच्छे से डेवलप हो, बहुत कंपटीशन आ गया था मार्केट में। प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कि अगर एक आपकी कोको कोला कंपनी ने एक आपका फ्लेवर निकाला है तो दूसरा फैंटा, दो दिन में आपके प्रोडक्ट तैयार हो रहे थे। न्यू बहुत कंपटीशन मार्केट में डेवलप हो गया था कि एक चीज़ लॉन्च हुई नहीं उसके रिलेटेड रिगार्डिंग बहुत, तो उसके बाद भी आपके कुछ बैरियर्स लगाए गए जिससे इतना कंपटीशन ब्रेक करा जाए मार्केट में। लेकिन हमें सिर्फ अपनी इतनी नॉर्मल स्टडी करनी है। इंक्रीज कंपटीशन पहला इम्पैक्ट। दूसरा, मोर डिमांडेड कस्टमर्स, सेकंड इम्पैक्ट कि डिमांड्स बहुत बढ़ गई थी कस्टमर्स के अंदर क्योंकि वो वेल इन्फॉर्म हो गए थे। थर्ड है आपका वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, जब चेंज हुई थी गवर्नमेंट पॉलिसी, फॉलो की गई थी गवर्नमेंट पॉलिसी, तो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस आया था। इट मीन्स मोर डिमांडेड, इसमें भी आपका वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंजेस हो रही थी। जितने भी सॉफ्टवेयर्स थे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में स्मॉल इंटरप्राइजेज जितने होते थे, स्मॉल कंपनीज होती थी, वो इतना नहीं सॉफ्टवेयर डेवलप करती थी, लेकिन उन्होंने भी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया था क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा था मार्केट में। पहले जब हमारा बिफोर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी तो लेस कंपटीशन था, इंटरनल कंपटीशन ओनली था, स्मॉल इंटरनल मतलब आपस में थोड़ा बहुत कंपटीशन रहता था। लेकिन पॉलिसी को फॉलो करने के बाद कंपटीशंस बहुत बढ़ा मार्केट में, ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन पहुंच गया कंपनीज़ में। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी फॉलो करने लगी सब कंपनियां। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी फॉलो से उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने लगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा बढ़ गई। डिपार्टमेंट्स जितने थे जैसे बहुत डिपार्टमेंट इंक्रीज़ हो गए। पहले कुछ डिपार्टमेंट होते थे जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मार्केट डिपार्टमेंट एंड आपका मैनेजर डिपार्टमेंट, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, सेल्स डिपार्टमेंट अलग कर दिया गया। बहुत सारे डिपार्टमेंट डिवाइड हो गए कंपनीज़ में क्योंकि रैपिडली चेंजेस करी जा रही थी टेक्नोलॉजी। है मोर डिमांडिंग कस्टमर्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि कस्टमर्स की जितनी डिमांड की वो ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में बढ़ रही थी प्रोडक्शन से रिगार्डिंग। प्रोड्यूसर ओरिएंटेशन से अकॉर्डिंग भी हम कह सकते हैं मार्केट बिकेम कस्टमर ओरिएंटेशंस, मार्केट चलते ही कस्टमर से है। कुछ न्यू स्कीम्स भी हम कंपनीज़ की आई मार्केट में, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्शन के उनके माइंड में यही थी कि हम ऐसे ही प्रोडक्ट बनाएं जिससे डिमांड हमारी कस्टमर्स की जो है वो फुलफ़िल कर पाएँ। तो अब आपके 3 टॉपिक इसमें क्लियर हो गए। फिर फोर्थ है आपका नेसेसिटी फॉर चेंजेस। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एक आपकी 1991 की जो बिजनेस एंटरप्राइजेस की पॉलिसी वो एक स्टेबल पॉलिसी थी क्योंकि वो लॉन्ग पीरियड के लिए बनाई गई थी। बिजनेस एंटरप्राइजेज अभी भी आपकी यही पॉलिसी से फॉलो होते हैं, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा मॉडिफिकेशन किए गए हैं, बट वो मॉडिफिकेशन रिगार्डिंग क्वेश्चन आपका आता नहीं है, इसलिए आपको तो यही लर्न करनी है। लॉन्ग पीरियड के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एक स्टेबल पॉलिसी थी, लॉन्ग पीरियड के लिए थी, और ये पॉलिसी ऑपरेशन फॉलो करनी थी कंपनीज़ को टाइम टू टाइम। कुछ चेंजेस अगर होते हैं तो कंपनीज आज भी फॉलो करती है इस पॉलिसी को, लेकिन कुछ चेंजेस को एक्सेप्ट करके। फिर है हमारा नीड टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज। 1991 बिफोर 1991 की अगर हम बात करें तो इन जितने भी हमारे छोटे बिजनेसमैन थे वो अपने बिजनेस को
इनएडुकेटली ट्रेन पर्सनल से परफॉर्म करवाते थे, मतलब उनके इतने एडुकेटेड पर्सन नहीं होते थे जो उनकी बिजनेस में वर्क करते थे। लेकिन इस पॉलिसी को फॉलो करने के बाद जितने भी ट्रेन MBA या फिर जितने भी स्किल लेवल पे बिजनेसमैन हैं उन्हें ही एक्सेप्ट करा जाता है कंपनीज़ में। MNCs कंपनी में आपने देखा भी होगा वुमेन की स्किल्स को प्रमोट किया जाता है। जितने भी बीटेक्स होते हैं, इंजीनियर होते हैं या MBA होते हैं, उनके अंदर टैलेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपर का कोर्स कर रखा है या फिर कोई भी टैलेंट है तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें MNC कंपनी एक्सेप्ट करती है, या कोई भी कंपनी का है, बिजनेसमैन का है, बिजनेस टाइकून का, वो सब तभी एक्सेप्ट करते हैं जब उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट होता है उनका प्रॉपर। लेकिन बिफोर 1991 ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आफ्टर 1991 की पॉलिसी के बाद स्किल लेवल पे ही पर्सन्स को एक्सेप्ट करा गया। कुछ कंपलसरी एजुकेशन इकोनॉमिक पॉलिसी ने कर दी थी कि इतनी एजुकेशन होगी तभी ये पर्सन इसकी जॉब कर सकते हैं। जैसे अकाउंटेंट की जॉब है तो उसके लिए M.Com कंपलसरी कर दिया था इकोनॉमिक पॉलिसी में। तो वो काफ़ी डीप स्टडी हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को सिर्फ इतने लर्न करना है, इसके अकॉर्डिंग लर्न करिए। अब आता है मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन में क्या है कि जितनी भी फर्म्स थी उन्होंने अपना सेलिंग कॉन्सेप्ट से, मार्केट ओरिएंटेशन में क्या होता है, आपका सेल्स एंड परचेज होते हैं, कस्टमर्स होते हैं मार्केट में। तो पहले फर्म्स जितनी थी वो सेलिंग कॉन्सेप्ट ही रखती थी, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता था एंड मार्केट में कंपनी सेल कर देती थी। लेकिन जब से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की गई तो मार्केट रिसर्च करी गई, उनकी नीड्स क्या हैं, वांट्स क्या हैं कस्टमर्स की, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग प्रोसीजर तैयार किया गया। प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग डेवलप हुआ, सेल्स डिपार्टमेंट अलग डेवलप हुआ, मार्केट ओरिएंटेशन को ब्रॉड कर दिया गया। पहले बहुत कम लेवल पे वर्क होता था मार्केट, और नैरो लेवल पे वर्क करते थे बिफोर 1991, बट आफ्टर 1991 इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉलो करने के बाद वाइडर टर्म्स में मार्केट ओरिएंटेशन करा गया इन बिजनेस में। फिर है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। 1991 में लॉस होता, हमारे पास ज़्यादा सपोर्ट नहीं होता था पब्लिक ज़्यादा सेक्टर इन्वेस्ट नहीं करता था कंपनीज़ में, जितने भी आपकी छोटे बिजनेसमैन होते थे। लेकिन जब ये आपका आफ्टर 1991 की बात करें, लिबराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो प्राइवेटाइजेशन से बहुत सपोर्ट मिली, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा इंडिया बिजनेस इंडस्ट्रीज़ पे। कुछ शेयर्स अगर प्राइवेट सेक्टर का ऑनर डाल रहा है तो कुछ शेयर्स गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करने लगी, अगर कंपनी का प्लान अच्छा है, प्रोजेक्ट अच्छा है और मार्केट में उसकी डिमांड हो रही है। कस्टमर फोकस के साथ साथ कस्टमर सेटिस्फिकेशन पे भी फोकस करने हम लगे हैं जब से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है। ये आपका टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, कवर होता है। इन सब की लर्निंग स्टार्ट कर दीजिए। डिमोनेटाइजेशन हम बाद में स्टडी करेंगे, जब मैं इसके असाइनमेंट भेजूँगी तभी मैं डिमोनेटाइजेशन के भी मीनिंग फीचर्स भेज दूँगी।